नारायण नारायण दोस्तों, थर्ड डायमेंशन के आज के एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर कुणाल मेहता से। डॉक्टर कुणाल मेहता मुंबई के प्रसिद्ध केईएम अस्पताल में एक असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं। प्रेजेंटली ही इज़ अटैच्ड टू संजीवनी एंड तुंगा हॉस्पिटल एंड ट्रीटिंग कोविड पेशेंट। आइए दोस्तों, मिलते हैं डॉक्टर कुणाल से और जानते हैं कोविड के बारे में कुछ खास जानकारी। नारायण नारायण डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे नमस्ते। शो थर्ड डायमेंशन में। जैसा आपको पता है कि थर्ड डायमेंशन एक विशेष दृष्टिकोण को लेकर बनाया गया है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोगों को जीवन का एक थर्ड पहलू दिखाना चाहते हैं, थर्ड डायमेंशन दिखाना चाहते हैं। और आज मैं आपसे बातचीत करने जा रही हूँ कोविड के विषय में। जैसे कि आप आजकल कोविड पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, तो कोविड को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। लोग व्हाट्सएप पे, मीडिया से बहुत सारी चीजें आ रही हैं, पर वो कितनी ऑथेंटिक हैं वो आम जनता को नहीं पता। तो डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपसे यही सवाल करना चाहती हूँ कि नॉर्मली एक आम पब्लिक को ये पता है कि सिंपल खांसी और हल्का बुखार कोविड के लक्षण होते हैं, लेकिन राइट इसके अलावा भी कुछ और लक्षण होते हैं जिससे ये पता चल सके कि किसी भी व्यक्ति को कोविड है। राइट सी जैसे कि अब मैंने कहा, कोविड जो है ये एक रेस्पिरेटरी इलनेस है और ये छींकने खांसने से फैलती है। इसके लक्षण आमतौर पे सर्दी, खांसी, बुखार, जनरली ये खांसी ड्राई सूखी खांसी होती है। पर इसके अलावा भी इसके कई सारे सिम्टम्स है, जैसे कि कमजोरी या वीकनेस जिसे हम बोलते हैं, बदन दर्द, सीवियर बॉडी एक रहता है इन पेशेंट्स को। फिर इसके बाद लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, मतलब खाने की इच्छा कम है लेकिन जबान का टेस्ट उड़ जाता है। उसी तरह से नाक की स्मेल जो है, कोई परफ्यूम का स्मेल ले या डिओड्रेंट का स्मेल ले तो उनको स्मेल समझ नहीं आता है। तो ये काफी सारे अर्ली लक्षण है। एक और लक्षण है अटिपिकल प्रेजेंटेशन, जिसको हम बोलते हैं, वो है लूज मोशंस, मतलब पेशेंट्स को जुलाब हो जाते हैं और उन पेशेंट्स को भी कोविड हो सकता है। So these are some of the presentations of COVID. Commonly जो बुखार रहता है वो सिर्फ 1 या 2 दिन आता है। उसके बाद पेशेंट क्रोसिन या लोकल फैमिली डॉक्टर से दवाएं लेते हैं, सब अच्छा हो जाता है, उनको लगता है हाँ कुछ नहीं, वायरल था। लेकिन कोविड के जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, जो फुफ्सों की तकलीफ होती है, वो जनरली 7 से 14 दिन के बाद ये समय में होती है। सो इनिशियल के जो शुरुआती 5-7 दिन है उसमें पेशेंट हेल्दी रहता है, उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होती। हम लोग कॉमनली मेडिकल टर्म्स में इसे हैप्पी हाइपोक्सिया बोलते हैं, मतलब कि पेशेंट के अंदर लंग्स में थोड़ा थोड़ा डैमेज चालू है। कुछ पेशेंट्स का ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा कम है, जैसे कि नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल जो हम उंगली पे पल्स ऑक्सीमीटर लगा के चेक करते हैं। सो नॉर्मल इंसान का ऑक्सीजन लेवल 98, 99, 100 इस रेंज में रहता है परसेंट में। बट इन पेशेंट्स का 93, 92, 90 भी हो जाता है, इनको पता नहीं चलता। एक तो क्या हुआ है, कोविड के कारण चलना फिरना लगभग अभी थोड़ा लॉकडाउन खुलने से चालू हुआ है, नहीं तो लोग घरों में कन्फाइंड थे, घर के अंदर खाली वॉशरूम तक, हॉल तक मूवमेंट होता था। तो इसके कारण ये जो हाइपोक्सिया था, ये जो सांस की तकलीफ थी, जो चलने पे फूलती है, सांस फूलती है, ये पता ही नहीं चलता था। और जब काफी लेट हो जाता था, पेशेंट एकदम ब्रेथलेस कंडीशन में हॉस्पिटल लाए जाते थे और फिर उनको बचाना डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज एक बार कोविड में लंग इंजुरी, जो लंग इन्फ्लेमेशन है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं, मतलब इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज होते हैं जिसके कारण लंग्स में सूजन आती है, फुफ्सों में सूजन आती है और फुफ्सों में थोड़ा डैमेज होता है जिसे हम फाइब्रोसिस बोलते हैं। एक बार ये सेट हो गया, फिर पेशेंट का बचना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और इसीलिए इन पेशेंट्स को वेंटिलेटर की भी सहायता लगती है। डॉक्टर साहब, जी, मुझे ये नेक्स्ट। बताएं कि अगर अभी पता चल गया कि ये लक्षण है, लोगों को ये लक्षण दिख रहे हैं, तो उसके बाद उनका सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए? टेस्ट कराने हैं तो उनको जाना है, इसके बाद उनका क्या स्टेप होना चाहिए? टेस्ट पॉजिटिव आ गया, अभी अभी ये पता चल गया कि आपको ये लक्षण है, आपने टेस्ट कराया, आपका टेस्ट पॉजिटिव, व्हाट वैसे नेक्स्ट? टेस्ट को भी लेकर, राइट, जस्ट बिफोर मूविंग ऑन टू योर क्वेश्चन, मैं टेस्ट के लिए भी कुछ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को टेस्ट को लेके फोबिया है। अरे कोविड का टेस्ट हमको नहीं करना डॉक्टर साहब, अब ऐसी करेक्ट, दवाई हाँ दे हाँ दो, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि उनको ये डर लगता है कि अगर कोविड पॉजिटिव आए तो
गवर्नमेंट या बीएमसी, जैसे मैं मुंबई में हूँ तो बीएमसी वाले फोन करेंगे, हमको लेके जाएंगे, हमको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, हमारा धंधा बंद हो जाएगा। सो हम्म लोगों के ये मन में बहुत सारे डर और गलतफहमियां हैं। मैं मेरे हर एक पेशेंट को बोलता हूँ कि अगर आपको कोविड के लक्षण है तो कृपया टेस्ट कीजिए। टेस्ट करने में आपका ही फायदा है। इसका रीजन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर टचवुड किसी को जरूरत नहीं पड़े, बट जिस कोई भी पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले उसे ये पूछा जाएगा कि आपने कोविड टेस्ट किया है कि नहीं। अगर हम्म कोविड टेस्ट आपका किया हुआ है, पॉजिटिव है, तो एडमिशन और कोविड बेड मिलने में आसानी होती है। बीएमसी वाले लोग भी सहायता करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हो या बीएमसी ने जंबो सेंटर्स बनाए हैं उनमें हम्म वो एडमिट करते हैं, तो पेशेंट्स को काफी उससे फायदा है। नंबर 2, जो पेशेंट सीरियस कंडीशन में लाए जाते हैं उन पेशेंट्स के लिए अगर कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट हो तो जो मैं आगे के सेशन में बात करूंगा ट्रीटमेंट पार्ट में, ये जो दवाइयां हैं जैसे रेमडेसिविर एक दवाई है, तो ये दवाइयां इसके कुछ गाइडलाइंस है सरकार की तरफ से जो हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ती है। इसके कुछ प्रोटोकॉल्स है, ये हम चना मुरमुरा के जैसा हर एक किसी को नहीं दे सकते। तो ये जब हम किसी सीरियस पेशेंट को देना चाहें तो हमारे पास कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट होना बहुत जरूरी है। करेक्ट। तो इसके लिए मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको सिम्टम्स है और आपके डॉक्टर जिनसे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं आपको सलाह देते हैं तो आप घबराइए नहीं। कोविड का इलाज घर पे भी कर सकते हैं। मेरे हजारों 100 से अधिक पेशेंट्स को मैंने घर पे ही ट्रीटमेंट करके ठीक कर दिया है। सो घर पे इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। अभी कमिंग टू योर क्वेश्चन कि अगर किसी का कोविड पॉजिटिव आता है तो व्हाट नेक्स्ट, राइट। सो नेक्स्ट चीज यही है कि सबसे पहले मैं तो बोलूंगा कोविड रिपोर्ट आने के पहले आपको अगर बुखार आता है या खांसी सर्दी कुछ भी सिम्टम्स आते हैं कोविड के जैसे, तो आप खुद को आइसोलेट कर दीजिए ताकि आप कम्युनिटी या अपने फैमिली मेंबर्स को ये फैलने से बचा सकते हैं। बिकॉज करेक्ट। आपको मालूम है ये ड्रॉपलेट से फैलता है और हम्म टचिंग से, जैसे कंटेमिनेटेड सरफेस को मैंने टच किया और वही जैसे डोर हैंडल है, कोई प्लेट है या टेबल है उसको मैंने टच किया, कोई इन्फेक्टेड पर्सन ने टच किया और वहीं पे मैंने टच करके अगर मैंने नाक मुंह या आंखों में वो उंगलियां या हाथ लग गया तो उससे मुझे हो सकता है। तो इसके लिए अगर किसी को सिम्टम्स आते हैं तो उस व्यक्ति ने खुद को आइसोलेट करना चाहिए एक रूम में ताकि वो फर्दर स्प्रेड को हम रोक सके। नंबर 2, जिसका रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव है उसने तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर या आइडियली एक एमडी फिजिशियन या फिर पल्मोनोलॉजिस्ट जिसे चेस्ट फिजिशियन बोलते हैं हम्म उनसे संपर्क करना चाहिए और उनकी निगरानी में होम क्वारंटाइन हम घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये जो कोविड के सबसे भयानक दिन और जो भयानक तकलीफ जो लोगों को होती है, जैसे सांस की तकलीफ, ये सब 7 से 12 दिन या 7 से 14 दिन के बीच में होती है। इसलिए हम्म पहले 5-7 दिन आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी, तो वो 7 से 14 दिन मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। इसके लिए कोई क्वालिफाइड डॉक्टर के अंडर आप रहेंगे तो आप डेफिनेटली ये कॉम्प्लिकेशंस जल्दी पकड़ सकते हैं और हम प्रोग्रेशन, डिजीज प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। या इन पेशेंट्स को जरूरत पड़ा अगर लैब रिपोर्ट्स या एक्सरे में कुछ खराबी है या सीटी स्कैन भी काफी सेंसिटिव है कोविड के लिए, तो हम्म। हम वो करके ऐसे पेशेंट्स को एडमिट कर सकते हैं। हर एक पेशेंट कोविड का हमको एडमिट करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि हर पेशेंट को, कोविड के पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत नहीं है, तो कुछ जी पेशेंट जो घर पे रहते हैं उनको किस तरीके से, आपने बोला आइसोलेट करना इज एक सोल्यूशन, लेकिन और क्या क्या हमें घर पे व्यवस्थाएं करनी चाहिए, क्योंकि घर में छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, तो राइट। किस तरह की और व्यवस्थाएं हमें घर पे कर रखनी चाहिए? सी होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस बीएमसी ने भी इशू की है। आप नेट पे भी गूगल पे भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगी, बहुत सिंपल गाइडलाइंस है। इसमें आपको वही ध्यान रखना है कि जो पेशेंट को सस्पेक्टेड कोविड है या कन्फर्म्ड कोविड है उसे आप एक रूम में कन्फाइन कर दीजिए। वो रूम में कोई एंटर नहीं करेगा और वो व्यक्ति जो पॉजिटिव है वो उस रूम से बाहर नहीं आएगा अनलेस हम्म इमरजेंसी। नंबर 2, जब भी उनका खाना वगैरह जो है वो मैं ऐसा सजेस्ट करता हूँ कि आप डिस्पोजेबल यूज कीजिए। हम्म रिसाइक्लेबल डिस्पोजेबल पेपर प्लेट्स आते हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। और हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप डोर पे जो पेशेंट सर्व करने के लिए जाएंगे उनको
तो मास्क पहन के इवन जो सर्व करने वाला है और जो पेशेंट है, दोनों ने मास्क पहनना बहुत जरूरी है। और अगर पॉसिबल हो तो आई कवर या तो ट्रांसपेरेंट गॉगल्स या फिर आई शील्ड जो कॉमनली हम देखते हैं मिलती है मार्केट में, ये पहन के एक स्टूल पे आप उनका खाना रख दीजिए। जो पर्सन है इन्फेक्टेड वो दरवाजा ओपन करके मास्क पहने हुए वो ले लेगा और फिर वो अंदर बैठ के खा लेगा। फिर वो जो डिस्पोजेबल्स हैं वो आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, अलग से थैली में बांध के बाहर रख के फिर उसको डस्टबिन में डिस्कार्ड कर सकते हैं। नंबर 2, उनके जो कपड़े हैं उनको आइडियली अलग धोना चाहिए या फिर सिंपल एक बकेट में साबुन के पानी में आप भिगो के रखिए और फिर उसको मशीन में आप डाल सकते हैं या खुद धो सकते हैं। अगर अटैच टॉयलेट है तो वो सबसे बेस्ट रहेगा ताकि दूसरे फैमिली मेंबर्स के कपड़ों के साथ मिक्स नहीं हो। नंबर 3 कि प्रेफरेबली कॉमन टॉयलेट्स, जैसे कुछ लोगों के 1 BHK फ्लैट्स है तो उनमें एक ही टॉयलेट होती है, तो वो हम कहते हैं कि अवॉइड करें। बिकॉज जो आदमी कॉमन टॉयलेट, जो पेशेंट कॉमन टॉयलेट यूज करेगा, नॉब्स, टैप, ये सबको टच करेगा। सो फिर आपको हर बार उसको सैनिटाइज करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट भी एडवाइस नहीं करती है। बट अगर आपके पास जैसे मास्टर बेडरूम है सिंगल या अलग से टॉयलेट है जिसमें आप कन्फाइंड हो वो रूम में, तो हम घर पे ही क्वारंटाइन हो सकते हैं। इसके अलावा खाने में जो परहेजी है, हम ये सजेस्ट करते हैं कि तीखा मसाला, तला हुआ और नॉन वेजिटेरियन फूड अवॉइड किया जाए। हल्का खाना, हेल्दी फूड्स, गर्म दूध, सूप्स, फिर फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनका सेवन ज्यादा करें। नींबू, विटामिन सी के जो सोर्सेस है वो आप ले सकते हैं डाइट में। नॉर्मल हेल्दी डाइट लीजिए और एक चीज ध्यान रखिए, हाइड्रेशन, मतलब पानी बहुत अधिक से अधिक, कोई भी फॉर्म में लिक्विड हो, आप सूप पीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे जूस पी सकते हैं या फिर ठंडा बर्फ ऑब्वियसली अवॉइड करना है क्योंकि उससे सर्दी खांसी बढ़ेगी। और आप छाछ जो कि बटर मिल्क है वो भी आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। तो लिक्विड आपको ज्यादा लेने हैं ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहेगा और तकलीफ कम हो। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज, 2 चीजों का आपने जिक्र किया। एक तो डिस्पोजेबल को पॉलिथीन में डाल के बाहर रखना, तो ये डिस्पोजेबल को भी जब वो अपने डिस्पोजेबल यूटेंसिल्स को वो उसके अंदर डालेंगे बैग को और वो बैग बाहर रखेंगे, तो एक हेल्दी पर्सन उसको उठाकर हम वो सफाई कर्मचारी को देंगे, तो वो किस तरह से देना है उनको? वो उससे कोई इन्फेक्शन का चांसेस? उसमें इन्फेक्शन का चांसेस कम है बिकॉज हम ऐसे ही नहीं डस्टबिन में डाल रहे हैं, उसको एक पॉलिथीन में सील करके डाल रहे हैं। हाँ। और जो पर्सन बाहर से उसको घर से उठाएगा, प्रेफरेबली अगर वो ग्लोव्स पहने या फिर बाहर रखने के बाद तुरंत साबुन और पानी से हाथ धो ले तो सफिशिएंट है। एंड व्हाट अबाउट ग्लोव्स भी पहन सकते हैं। हाँ, व्हाट अबाउट क्लोथ्स? आपने बोला कि क्लोथ्स हम, क्या हमारे घर में कोई हेल्पर है, जैसे मैं धोती हूँ, सपोज किसी के क्लोथ धोने पड़ जाए मुझे, तो कुछ इन्फेक्शन का डर है, किस तरह से मेरे को अपना प्रिकॉशन लेना चाहिए? जैसे इन्फेक्टेड क्लोथ्स कैन बी अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, बट इसलिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि इनके क्लोथ्स अलग से धोए जाए, या बेडरूम में अगर वॉशिंग मशीन है या बाथरूम है तो पेशेंट खुद अपने क्लोथ्स धो सकता है। नंबर 2, अगर वो पॉसिबल नहीं है, जैसे बुजुर्ग है या छोटे बच्चे हैं, उनके हम क्लोथ्स नहीं धो सकते वो खुद से, तो मैं पेशेंट्स को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप एक अलग बकेट रखिए, साबुन के पानी में उसको आधा घंटा भिगो के रखिए, फिर वो बकेट आप बाहर रख सकते हैं जो कि हम कॉमन मशीन में डाल सकते हैं। लेकिन दूसरों के कपड़ों से अलग प्रेफरेबली, बट इफ यू आर यूजिंग, अगर आपने आधा घंटा या 20 मिनट भी साबुन के पानी में भिगो के रखा है प्रॉपरली, तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर आप सेपरेट उनका मशीन लगा, वो एडवाइजेबल है प्रेफरेबली। डॉक्टर साहब, मैं ये चीज और पूछना चाहूंगी, बहुत कॉमनली 6 महीने से एक ही बात लोगों के दिमाग में है, हल्दी का दूध पियो, काढ़ा पियो और गर्म पानी, स्टीम, तो ये सारी चीजें सच में मतलब फायदेमंद है? क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैं ये भी सुन रही हूँ कि काढ़ा पीने से बहुत ज्यादा छाले और इस तरह की प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही हैं, तो ये कितना फॉलो करना है? बिकॉज पीपल आर सो वरीड अबाउट द थिंग्स कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, तो दिन में 4-4 बार काढ़े पी रहे हैं, हल्दी भी ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं,
तो वो कितना एडवाइजेबल है, करना चाहिए कि नहीं? मैं इससे कुछ अपने पर्सनल कमेंट्स भी शेयर करना चाहूंगा। हाँ जी। सी, एक चीज है कि मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, मैं एमडी फिजिशियन करेक्ट। हूँ। हाँ जी। सो मैं आयुर्वेदा और होम्योपैथी के बारे में ज्यादा मैं अथॉरिटी नहीं हूँ और मैं उस पर कमेंट नहीं कर करेक्ट। सकता हूँ। बट कॉमन सेंस है कि ये जो भी चीजें हैं बेसिकली इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है। हम्म। कोई भी चीज आप, जैसे हम लोग भी एलोपैथी में बोलते हैं विटामिन सी लो, जिंक लो, नथिंग इज प्रोटेक्टिव। व्हाट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू इज सैनिटाइजेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग एंड वेयरिंग अ फेस मास्क। अगर आप ये तीन चीजों का पालन करें, टचवुड, आपको कोरोना छू नहीं सकता है। आप काढ़ा ले या नहीं ले, अभी मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं ना कोई काढ़ा लेता हूँ ना अदरक लेता हूँ, बट यस मैं हेल्दी डाइट फॉलो करता हूँ, मैं फ्रूट्स का सेवन करता हूँ, दूध पीता हूँ। सो दीज आर द थिंग्स आई फॉलो। जो नॉर्मल मेरा पहले से चल रहा है वही रूटीन, मैंने कोई एक्स्ट्रा चेंज, मैं ना स्टीम ले रहा हूँ ना कोई वो कुछ, मैंने वीडियोस देखे थे नाक में से पता नहीं पानी डाल के दूसरे नाक से, आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड, आई एम सॉरी, बट ये जलनेती। सब चीजें मेरे हिसाब से कोई फायदे नहीं है। आप इम्यूनिटी खुद को हेल्दी रखिए, एक्सरसाइज कीजिए या वॉक कीजिए। वॉकिंग इज वन गुड एक्सरसाइज सिंपली आपको हेल्दी रखने के लिए। आप हेल्दी फूड का सेवन कीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। यस, विटामिन सी डेफिनेटली हेल्प करता है, तो जैसे कि आंवला है, नींबू है, या फिर संतरे मौसम्बी है, इन फ्रूट्स में विटामिन सी की मात्रा ज्यादा है, अधिक है, तो आप इनका सेवन कर सकते हैं। बट ये काढ़ा वाड़ा ऑनेस्टली या स्टीम लेना या गर्म पानी का सेवन करना, it is not going to help you. I mean, it is all a myth. It is the university of WhatsApp जो मैं बोलता हूँ, and I don't follow any of करेक्ट, this. I'm करेक्ट, sorry. करेक्ट। और लास्ट जब से ये पैंडेमिक आया है मुंबई में, इंडिया में, तब से मैं कोरोना के पेशेंट्स देख रहा हूँ, और टचवुड मैं सिर्फ प्रिकॉशन और प्रिवेंशन से मैंने प्रिवेंट किया है अपने आप को कोविड से रोकने के लिए। डॉक्टर साहब, मास्क को लेकर भी ना लोगों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन है। होममेड मास्क, ये मास्क, तो कौन सा मास्क है ऑथेंटिक जो हमें यूज करना चाहिए? ये बहुत सही और अच्छा सवाल किया आपने, बिकॉज कॉमन पब्लिक को एक तो मास्क पहनने का ही फोबिया है। अभी आप हाँ। हमारे साथ रहिए, हम दिन में 12-12, 16-16 घंटे मास्क पहन के काम करते हैं, करेक्ट। तो ये फोबिया है, आपके माइंड में है। इनिशियली दिक्कत होती है, मैं ना नहीं बोलता हूँ, बट आप यूज करना चालू करेंगे तो इसकी आदत पड़ जाती है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। नंबर दो, कॉमन पब्लिक को तो 16 घंटे मास्क पहनने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप घर पे बैठे हो, अपने घर पे हो, तो आपको मास्क की जरूरत ही नहीं है। जब आप घर से बाहर जा रहे हो, या जैसे ऑफिस है या कॉमन प्लेस है, वहां पे आपको प्रोटेक्शन पहनने की जरूरत है। तो कॉमन पब्लिक के लिए जो कि पेशेंट नहीं है, जैसे मैं एक कॉमन आदमी हूँ, मैं बाजार से कुछ सामान लेने नीचे घर के बाहर जा रहा हूँ, तो हाँ। मुझे एक क्लॉथ मास्क भी अगर मैंने पहना, जो कि मेरा मुंह और नाक दोनों बराबर से कवर। कवर कर रहा है, और उसके साथ उस आदमी ने सोशल डिस्टेंसिंग जो 6 फुट या 2 मीटर की दूरी हम बोलते हैं, वो मेंटेन करनी चाहिए। अगर आप सिंपल फेस मास्क, होममेड कपड़े का मास्क भी पहनते हैं, वो इनफ है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोवाइडेड यू आर कीपिंग सोशल डिस्टेंस। लेकिन हम अगर देखें, कॉमन पब्लिक जो मार्केट में घूमती है, बाजार में, रास्ते पे आप देखेंगे शो के लिए मास्क लगाए, मास्क इधर लटक रहा है, या बात करते हो नीचे करके बात कर रहे हैं, या मेरे बिल्डिंग में लोग मुझे मिलते हैं, डॉक्टर साहब है ना मास्क, ये देखिए जेब में रखा है। तो मास्क की जगह मुंह पे है, उसे अपनी सही जगह रखिए, ये आपके प्रोटेक्शन के लिए। फिर जो पेशेंट्स है या जिनको सिम्टम्स है, अगर उन पेशेंट्स को, जैसे कोई पेशेंट को ब्लड टेस्ट या एक्सरे करने बाहर जाना है, या फिर उनको एडमिट करने आप बाहर लेके जा रहे हो, उनके लिए आइडियली आप जो एक सिंपल सर्जिकल मास्क आता है, 12-15 रुपए का आता है, वो, और उसके ऊपर एक कपड़े का मास्क पहनेंगे तो काफी है। कॉमन पब्लिक को पैनिक होके महंगे कॉस्टली N95, जो मेडिकल प्रोफेशनल या फिर पैरामेडिकल स्टाफ जो भी है, नर्सेस है या पुलिसमैन है, जो कि ज्यादा कांटेक्ट में आते हैं, इन लोगों के लिए ये मास्क है। कॉमन पब्लिक को ये मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स या फिर घर पे भी पेशेंट अगर जैसे डोर वोर खोलने वाले हैं, तो वो पेशेंट्स अगर N95 मास्क पहने तो भी बेहतर रहेगा, बिकॉज इट इज सर्टिफाइड मास्क, इट ऑब्वियसली प्रोवाइड्स मोर प्रोटेक्शन देन एज अ नॉर्मल मास्क। बट कॉमन जनता के लिए आप फैशनेबल मास्क पहनिए, मैचिंग आपके
टी शर्ट या शर्ट या पंजाबी ड्रेस को मैचिंग मास्क पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मास्क पहनिए और सही तरीके से पहनिए, ये जरूरी है। करेक्ट। डॉक्टर साहब, आपने, जब मैं पहले फोन पर आपसे बातचीत की थी तो आपने कई सारी मेडिसिन का नाम लिया था, इंजेक्शन और मेडिसिन। वो काफी कॉस्टली हैं और वो इजीली अफोर्डेबल भी नहीं है लोगों के लिए। मतलब एक नॉर्मल मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही, तो उनके ऑप्शनल कुछ जेनेरिक मेडिसिन भी हैं जो लेनी चाहिए लोगों को, और कैसे इजीली अवेलेबल हो सकते हैं वो? जहाँ ट्रीटमेंट का सवाल है, जैसे मैंने कहा ट्रीटमेंट के दो पहलू है। एक है होम क्वारंटाइन, आप घर पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और जिन पेशेंट्स को मॉडरेट या सीवियर डिजीज है उनको एडमिट करके हॉस्पिटल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो जो घर पे ट्रीटमेंट है उसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही रहती है, बिकॉज इट्स अ वायरल, इट्स अ सेल्फ लिमिटिंग वायरल। 80% पेशेंट या 90% पेशेंट्स को माइल्ड डिजीज होने वाला है, मतलब उनको सिम्टम्स आएंगे, थोड़ा थकान, बॉडी एक, फीवर, खांसी रहेगी, थोड़े दिन में वो सबसाइड हो जाएगी एंड दे विल बी ऑल राइट। दे डोंट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन। 80% ऑफ द पेशेंट्स डोंट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन एट ऑल। सो किन पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है? ऑब्वियसली जिनको मॉडरेट या सीवियर कोविड है, मतलब कि जिनको सांस की तकलीफ है। मैं कॉमनली मेरे पेशेंट्स को जो मेरे साथ जुड़े हैं या होम ट्रीटमेंट, होम क्वारंटाइन मेरी निगरानी में कर रहे हैं, उनको मैं बोलता हूँ, सर आप एक 1000 रुपए 1500 रुपए में पल्स ऑक्सीमीटर मिलता है मार्केट में, खरीद लीजिए, बहुत यूजफुल टूल है। आप ऑक्सीजन घर पे चेक करते रहिए, अगर ऑक्सीजन लेवल परसिस्टेंटली 95 के नीचे आ रहा है, जैसे 94, 93, तो आप वेट मत कीजिए, आप हॉस्पिटल आइए, प्राइवेट में आइए, गवर्नमेंट में आइए, क्वारंटाइन सेंटर में जाइए, बट आप कृपा करके हॉस्पिटल में दाखिल हो जाइए, बिकॉज आप अभी मॉडरेट कैटेगरी में हो, आप सीवियर में कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि ये जो साइटोकाइन स्टॉर्म होता है ये ऐसे बम की तरह है, अचानक से फटता है और पेशेंट डिटोरिएट होते हैं, उनको तकलीफ बढ़ जाती है। अब हमेशा हम हिस्ट्री पूछते, नहीं डॉक्टर साहब कल तक तो एकदम अच्छे थे, घर पे सब नॉर्मल खाना पीना चल रहा था, आज अचानक से सुबह से तकलीफ बढ़ गया। सो ये हैप्पी हाइपोक्सिया है। तो ये जो होम क्वारंटाइन वाले पेशेंट्स हैं, उनको इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ड्रग है जिसका नाम है फैविपिराविर, ये ऑथोराइज की है। ये थोड़ी कॉस्टली ड्रग है, बट इसे अगर हम जल्दी चालू करें तो इससे काफी हद तक राहत होती है, कोविड का सीवियरिटी बढ़ने में और क्योर होने में इससे मदद होती है। इट इज नॉट वंडर ड्रग, और ऐसा नहीं है कि आपने ये दवाई ले ली तो आप 100% क्योर हो गए, बट काफी हद तक ये दवा इफेक्टिव है माइल्ड केसेस में, तो इट विल प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग इनटू मॉडरेट केस। बट काफी बार कुछ पेशेंट्स को अगर वायरस आपका ज्यादा सीवियर है या वायरुलेंट है, या आपको कोमॉर्बिडिटीज है या आपकी अंदरूनी इम्यूनिटी कम है, तो उन पेशेंट्स में ये दवा लेने के बावजूद भी आपको सीवियर इलनेस हो सकता है। तो जो पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज होते हैं उनमें हम 2-3 दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। एक है जो कि स्टीरॉइड, जिसे हम जानते हैं डेक्सामेथासोन या फिर मिथाइल प्रेडनिसोलोन करके एक इंजेक्शन आता है। ये स्टीरॉइड्स क्या करते हैं, ये लंग में जो कोविड के कारण इन्फ्लेमेशन है उसे कम करने में मदद करते हैं, और काफी इंटरनेशनली भी स्टडीज की है, और अभी मैं भी 6 महीने से यूज कर रहा हूँ, इससे काफी राहत होती है। इससे डायबिटिक पेशेंट्स में शुगर बढ़ने की संभावना होती है, बिकॉज स्टीरॉइड्स आर नोन टू इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। तो वो हम मॉनिटर, जब एडमिट रहता है पेशेंट, हम मॉनिटर करते हैं, और कुछ हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में हम इंसुलिन से भी टेम्परली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 2, एक ड्रग कॉमनली हम हॉस्पिटलाइज पेशेंट में यूज करते हैं, जिसे हम लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन या एनॉक्सोपैरिन बोलते हैं मेडिकल टर्म्स। ये क्या ड्रग है? बेसिकली इसके इंजेक्शंस आते हैं जो हम पेट पे देते हैं। ये खून पतले करने की दवा है, बिकॉज कोविड इज अ हाइपर कोएगुलेबल डिजीज। मतलब क्या, कोविड के कारण ये जो इन्फ्लेमेशन जो मैंने कहा लंग्स में होता है, वैसे ही ब्लड में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स की मात्रा बढ़ जाती है, और डी-डाइमर नामक एक केमिकल है, प्रोटीन है, जो बढ़ जाता है, जिसके कारण खून गाढ़ा होता है और खून के क्लॉट्स बन सकते हैं। तो ये क्लॉट अगर लंग्स में बन गए तो आपको सांस की तकलीफ होगी, हार्ट में बन गए तो हार्ट अटैक होगा, ब्रेन में बन गया तो आपको स्ट्रोक भी आ सकता है। सो इससे कोविड से जो शुरुआती जो हमने देखा इटली और ये कंट्रीज में जो मोर्टेलिटी हुई, ये दवाई न देने के कारण, जैसे जैसे हमको इवॉल्व हुए डिजीज के बारे में ज्यादा पता चला, सो हम ये दवाई का इस्तेमाल
इसके लिए हम डी डाइमर नामक एक टेस्ट होती है, उसे हम मॉनिटर करते हैं हर 3-4 दिन में, और उसके अकॉर्डिंगली हम वो इंजेक्शन देना कि नहीं डिसाइड करते हैं। अभी जो करंट ट्रीटमेंट में एक वंडर ड्रग जिसे मैं बोलूंगा वो है रेमडेसिविर। ये एक इंजेक्टेबल ड्रग है, गिलियड नामक एक कंपनी ने इसे इबोला वायरस के लिए निकाला था, और इसका इस्तेमाल कोविड में भी किया जा रहा है, और मैंने खुद इसका यूज किया है काफी पेशेंट्स में, मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट्स में। और अगर ये ड्रग हम सही टाइम पे दें, देखिए कोविड में एक चीज बहुत जरूरी है, अगर आप हॉस्पिटल या डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर के पास लेट पहुंचे, भगवान भी आपको नहीं बचा सकता, आई एम सॉरी, बट ये बीमारी ऐसी है कि अगर आप लेट जाओ तो आप रेमडेसिविर दो, हिपेरिन दो, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन दो, आपको कोई नहीं बचा सकता। सो इसके लिए सही टाइमिंग बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइज किया है ये ड्रग मॉडरेट टू सीवियर कोविड में। माइल्ड केसेस में ये इंजेक्टेबल ड्रग्स हम नहीं देते हैं अनलेस की बहुत ही कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे मैं इसका मोर्टेलिटी पे एक बताना चाहूंगा कि किन पेशेंट्स की डेथ होती है या किन पेशेंट्स को कोविड से ज्यादा तकलीफ होती है। तो एक तो जो हम कॉमनली पेपर में भी पढ़ते हैं कि एल्डरली, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों में एज 60 एंड अबव इज अ रिस्क फैक्टर फॉर मॉडरेट टू सीवियर कोविड, या इनको कोविड से ज्यादा तकलीफ हो सकती है। नंबर 2, जिन पेशेंट्स को प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी मतलब मोटापा, या जिनकी इम्यूनिटी पहले से कम है, जैसे कुछ कैंसर पेशेंट्स है या क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स है जो डायलिसिस पे है, इन पेशेंट्स की अंदरूनी इम्यूनिटी बहुत ही कम है बिकॉज उनकी पहले की जो बीमारी है उससे। तो इन पेशेंट्स को अगर कोविड हो जाए तो इनमें ये वायरस रैपिडली मल्टीप्लाई करता है इम्यूनिटी कम होने के कारण, और इनमें मॉडरेट और सीवियर डिजीज होने की संभावना रहती है। तो ये जो रेमडेसिविर ड्रग है, जैसे कि आपने कहा और हम पेपर में भी पढ़ रहे हैं कि इसकी अवेलेबिलिटी का को लेके बहुत इश्यू है। इसका रीजन ये है बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया अगर आप देखें, हम आई थिंक वी आर एट नंबर 2 और नंबर 3 इन वर्ल्ड कोविड टैली। हम जल्दी नंबर 1 होने वाले हैं जिस तरह से पब्लिक बिहेव करी है, बिकॉज पब्लिक को अभी भी लगता है, जैसे आप बोल रहे थे ये व्हाट्सएप आईटीज के कारण, कि हाँ कोविड मतलब कुछ नहीं, ये एक वहम है, ये एक बीमारी है ही नहीं, ये डॉक्टरों ने पैसे निकालने का धंधा बना रखा है। करेक्ट। बट मैं आपको बताना चाहूंगा मैडम, मेरे साथ जिसको भी ये डाउट है, प्लीज एक दिन मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक्चुअल पेशेंट से मिलाता हूँ, एक्चुअल आईसीयू में राउंड दिलाता हूँ जहाँ पे मेरे सीरियस पेशेंट्स एडमिट है, और आप उन पेशेंट्स को मिलिए जिनका कोई रिश्तेदार कोविड के कारण ग्रस्त हुआ है, जो एक्सपायर हुए हैं, वही आपको ये दुविधा बता सकते हैं कि ये कितना सच है। सो कोविड इज अ रियलिटी, और ये रहने वाला है, ये इतने जल्दी नहीं जाने वाला। तो सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन एंड मास्क आज की हमारा ये नॉर्मल होना चाहिए। जैसे पहले हम नॉर्मल खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ब्रश करते हैं, वैसे एक नॉर्म होना चाहिए, इसकी आदत हमको डालनी चाहिए, और तो ही हम इससे बच सकते हैं। जब तक इसका वैक्सीन नहीं आएगा तब तक, और उसके बाद भी शायद प्रोटेक्शन हमको लेना ही पड़ेगा। बट ये आप अगर प्रोटेक्शन प्रॉपर ले, प्रॉपर केयर रखे, तो इससे बचा जा सकता है, इससे डरने की जरा भी जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब, आजकल एक नई थेरेपी प्लाज्मा थेरेपी बहुत ज्यादा सुनने में आ रही है कोविड के बारे में, तो थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे, क्या है ये प्लाज्मा थेरेपी? मैंने काफी पेशेंट्स में यहाँ यूज की है प्लाज्मा थेरेपी। बेसिकली ये एक इवॉल्विंग थेरेपी है। इसके बिहाइंड का लॉजिक मैं बताता हूँ क्या है। हम इसमें क्या ये रेगुलर प्लाज्मा नहीं है, इसे हम मेडिकल टर्म में कन्वलेसेंट प्लाज्मा बोलते हैं। मतलब ये उन लोगों से हम प्लाज्मा डिराइव करते हैं जो कोविड से ऑलरेडी रिकवर्ड है। तो जिसको पहले कोविड होके गया है लास्ट 1-2 महीने में, उनके बॉडी में एंटीबॉडीज कोविड के अगेंस्ट बन जाती है। तो ये एंटीबॉडीज हम प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा इज अ ब्लड प्रोडक्ट, ये ब्लड का ही एक घटक है। तो इसको हम कोई भी ब्लड बैंक से हम निकाल सकते हैं, 200 ml तक हम निकालते हैं। तो ये उन पेशेंट्स का प्लाज्मा है जो कोविड से रिकवर हुए। इसके कुछ क्राइटेरिया है, मतलब कोई भी कोविड पेशेंट, रिकवर्ड पेशेंट जाके प्लाज्मा नहीं डोनेट कर सकता। उसके लिए जो डोनर है, मतलब कि जो प्लाज्मा देने वाला है, उसे कोई भी बीमारी नहीं चाहिए, जैसे कि डायबिटीज, बीपी, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम। और यदि फीमेल पेशेंट है
तो वो प्रेग्नेंट या कभी भी उसको गर्भवती नहीं रहनी चाहिए पास्ट में भी, क्योंकि ये उसके कुछ क्राइटेरिया है। वो उसके एंटीबॉडीज बराबर नहीं बनते, उसके पीछे साइंस है, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया है उसके। और नंबर 2, जो डोनर लेके जाते हैं वहां पे ब्लड बैंक वाले उसका एंटीबॉडी टाइटर, मतलब एंटीबॉडी की मात्रा उनके खून में सही लेवल है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो अगर उनकी मात्रा वो एक डिफाइंड लेवल है उसके ऊपर रहेगी तो ही उसका वो पेशेंट का प्लाज्मा लिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स है उनका प्लाज्मा लेके अराउंड 200 ml एक बैग आती है ब्लड बैंक के जैसे, जैसे नॉर्मल प्लाज्मा है ये प्लाज्मा है, उसको हम उन पेशेंट्स जो सीवियर या मॉडरेटली सीवियर पेशेंट्स है उनको हम देते हैं, ताकि ये एंटीबॉडीज जाके वायरस को, इसके पीछे थियरी यही है कि ये जो कोविड के रिकवर्ड पेशेंट की एंटीबॉडीज है वो शरीर में जाके एक्टिव कोविड वायरस को डिस्ट्रॉय करेंगी और देयर बाय हीलिंग में मदद करेंगी। इसके रिजल्ट्स मिक्स्ड हैं। मेरे कुछ पेशेंट्स काफी अच्छे रिकवर हुए और कुछ पेशेंट्स को मैं नहीं बचा पाया। बट अगर मैंने यही देखा है प्लाज्मा थेरेपी को भी लेके, जो मैंने रेमडेसिविर में भी देखा है, इसका देने का समय अगर आप सही टाइम पे इसको इस्तेमाल करें, सही पेशेंट में इसका इस्तेमाल करें, तो डेफिनेटली इसका फायदा पेशेंट्स को हो सकता है। और ये ज्यादा कॉस्टली नहीं है। एक बैग अराउंड 8,000, 9,000, 10,000 के रेंज में मिलती है। मैक्सिमम हम एक बार में एक ही बैग देते हैं 200 ml का, और जरूरत पड़ा ज्यादा सीवियर पेशेंट है तो हम दूसरे दिन एक और बैग देते हैं। तो इतनी ज्यादा कॉस्टली नहीं है। बट इसका एक दिक्कत बहुत है, बिकॉज ये थेरेपी जैसे मैंने बोला इवॉल्विंग है, अभी भी 100% प्रूवन नहीं है या अप्रूव नहीं है। सो इसके लिए गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स है, क्राइटेरिया है, उसमें बैठ रहा होगा तो ही हम दे सकते हैं, उसमें अप्रूवल्स लगते हैं। नंबर 2 कि ये अगर हम ऑलरेडी सीवियर पेशेंट्स को दे तो इसका बेनिफिट होने का चांस कम है। जैसे मैंने बोला, अगर कोविड एडवांस हो गया, लंग डैमेज हो गया, फाइब्रोसिस हो गया है, तो फिर ये फायदा नहीं करेगी, पेशेंट्स को बचाना मुश्किल होता है। इसके लिए पेशेंट्स फिर वेंटिलेटर पे जाते हैं। मेरे काफी सारे पेशेंट्स को इससे फायदा हुआ है कि हम इनको वेंटिलेटर पे जाने से बचा सके, और उनको बिना वेंटिलेटर एक और ट्रीटमेंट मोडालिटी है जिसको हम NIV या नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर बोलते हैं। इसमें टाइट मास्क रहता है जो कि मुंह और नाक पे लगाया जाता है, और उससे हम मशीन से, छोटी मशीन रहती है जिसे हम बाईपैप बोलते हैं, उससे हम हवा फोर्स करते हैं लंग्स के अंदर। बिकॉज नॉर्मल ऑक्सीजन या हाई फ्लो ऑक्सीजन पे जो पेशेंट्स मेंटेन नहीं करते उनके लिए ये एक अप्रूव्ड थेरेपी है और इसका काफी फायदा होता है, और ये पेशेंट्स को प्रिवेंट करती है वेंटिलेटर पे जाने से। सो मेरे काफी पेशेंट्स जिनको मैंने प्लाज्मा यूज किया है, उन पेशेंट्स को हम वेंटिलेटर पे जाने से बचा भी सकते। नॉट ऑल पेशेंट्स डेफिनेटली, काफी सारे मैंने कहा कि कोमॉर्बिडिटी, एज, ये सब चीजें भी मायने रखती हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज और जो देखने में आ रही है कि जो पेशेंट रिकवर हो गए कोविड से, उनको काफी वीकनेस और सांस के इश्यूज, जब वो हॉस्पिटल से आते हैं 2, 4, 6 दिन, 10 दिन तो उनको ठीक लगता है, लेकिन बाद में फिर वापस से उनको वैसी चीजें, वीकनेस, एक तो स्पेशली वीकनेस और साथ में सांस लेने में थोड़ी तकलीफ, वो उनको रह रही है। उसका प्रिकॉशन, उसको किस तरह से बेटर कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करना चाहिए हमें? सिंपल है। मैंने जैसे कि बोला 80% ऑफ द पेशेंट्स में माइल्ड डिजीज है, उनमें ये तकलीफें कम होने वाली। कॉमनली जो पेशेंट्स को सिम्टम्स आते हैं वो वीकनेस और फटीग और बॉडी एक, मतलब बाद में भी कमजोरी, डॉक्टर साहब बहुत कमजोर लग रहा है, अभी भी वीकनेस है, फटीग है। सो वो आप इम्यूनिटी धीरे धीरे जैसे आपकी बढ़ेगी, जैसे आप रिकवर होंगे, इसके लिए जो मैंने बोला हेल्दी डाइट जो आपको फॉलो करना है, उससे आप ये वीकनेस, और हम लोग सप्लीमेंट्स देते हैं, B12, विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं एडिशनली, तो उससे ये धीरे धीरे रिकवर हो जाते हैं। अभी कुछ पेशेंट्स हैं जिनको ये, जैसे कि मैंने बोला, फाइब्रोसिस होता है कोविड में, या लंग डैमेज होता है कुछ हद तक, तो उन पेशेंट्स में पोस्ट डिस्चार्ज उनको सांस की तकलीफ होती है। या मेरे काफी सारे पेशेंट्स, नॉट काफी सारे बट है, से 10% पेशेंट्स है जो 15-20 दिन डिस्चार्ज के बाद भी घर पे उनको 15 दिन या 1 महीना ऑक्सीजन
उनको घर पे होम ऑक्सीजन थेरेपी लेनी पड़ी। अच्छा अच्छा। सो उन पेशेंट्स को हम, इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट, तो वो डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि आपको घर पे सप्लीमेंटल ऑक्सीजन लेना चाहिए कि नहीं। बट जिन पेशेंट्स को मॉडरेट या सीवियर डिजीज है, उन पेशेंट्स को हम चेस्ट फिजियोथेरेपी, जैसे कि चेस्ट की फुफ्फुसों की कुछ एक्सरसाइजेस होती है जिसके लिए क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट है, या मार्केट में आप जाएंगे तो एक स्पाइरोमीटर करके एक सिंपल सा डिवाइस है, 500 रुपए में आता है। उसमें बॉल्स रहते हैं, एक सिंगल बॉल का आता है, 3 बॉल का आता है, उसको हाँ। आपको उठाना है ऊपर, तो उससे आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ती है। आप योगा वगैरह भी, ऐसी एक्सरसाइज जो आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ाए, ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे तो उससे डेफिनेटली आपको लंग फंक्शन को इम्प्रूव करने में बेनिफिट होगा। डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये एक्सरसाइज जो बोला कि वो जो एक मशीन से एक्सरसाइज करते हैं, वो एक्सरसाइज क्या नॉर्मल इंसान भी कर अपनी अपने चेस्ट के, अपने लंग्स के इनको इम्प्रूव कर सकता है? करना चाहिए क्या? नॉर्मल, राइट, नॉर्मल पेशेंट या नॉर्मल आदमी को, या जिसको कोविड नहीं है, उनको हम नहीं सजेस्ट करते स्पायरोमेट्री करना। आप रेगुलर एक्सरसाइज, योगा वो सब कर सकते हैं। स्पेशली आपको स्पायरोमीटर, हालांकि वो मशीन मतलब इट्स हार्डली हाथ पाम हेल्ड 500 रुपए का आता है, इट्स नॉट वेरी कॉस्टली, बट नॉर्मल आदमी को ये करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके लंग्स पहले से वीक है, जैसे आपको अस्थमा है, या पहले टीबी हुआ है और उसके कारण आपके लंग्स वीक है, या आपको सीओपीडी, या आप स्मोकर है और आपकी लंग कैपेसिटी पहले से वीक है, या आपको कार्डियक इलनेस है जिसके कारण आपको सांस लेने में पहले से तकलीफ होती थी, उन पेशेंट्स को हम बोल सकते हैं कि आप थोड़ा लंग फंक्शन इंप्रूव करने के लिए घर पे ये स्पायरोमेट्री कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। और जो पेशेंट्स मॉडरेट या सीवियर कोविड से रिकवर होते हैं, उन्हें हम सलाह देते हैं कि आप एक ट्रेंड या क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के निगरानी में एक्सरसाइजेस करें, सो दैट स्पायरोमेट्री के अलावा भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट उनको सिखा सकती है। और आजकल बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, ऑनलाइन वीडियो कंसल्टिंग, वीडियो कॉल पे भी वो एक्सरसाइजेस आपको सिखा सकती है। उसके लिए आपको फिजिकली क्लिनिक में जाने की भी जरूरत नहीं है, और स्पायरोमीटर तो आप घर पे भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जो कि थोड़ा सैड है, और जिसके कारण ही लोगों में मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा भय का माहौल हो गया है कि किसी को अगर कोविड हो गया और उनकी डेथ हो गई, तो सबसे पहले कोविड होते ही सबसे मन में ये ख्याल आता अगर इनको कुछ हो गया तो हम इनको देख भी नहीं पाएंगे। वो एक जो भय है, वो इमोशनल भय और मेंटल भय जो लोगों के अंदर आ गया है, उससे बहुत ज्यादा डर हो गया है। तो मैं एक ही चीज जानना चाह रही थी आपसे कि वो सारे जब भी अगर किसी ऐसा कुछ मिस हैपनिंग हो गया तो वो पेशेंट को जब भी देते हैं, आप बॉडी उनको देते हैं तो पूरा पैक करके देते हैं। अगर आप पूरा पैक करके दे रहे हैं तो फैमिली को क्यों नहीं हैंड ओवर की जाती? क्योंकि जब हम पैक करके दे रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि वायरस के फैलने का चांसेस है। आप पूरा सील पैक कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमारे हिंदुओं में ऐसे है कि कम से कम संस्कार तो पूरे करते हैं, वो संस्कार भी नहीं कर पाते, तो वो एक लाइफ लॉन्ग का दुख रह जाता है लोगों के मन में। हाँ, सही बात है। सी इसके पीछे ये गवर्नमेंट गाइडलाइंस है। सो उन्होंने कमिटी बनाई है और उन्होंने ही ये एडवाइजरी इश्यू की है। इसके रीजंस मैं आपको सिंपल यही बताना चाहूंगा। सी हम भी दुख, पेशेंट्स के दुख में शामिल है, क्योंकि हमें भी मालूम है कोई किसी का अगर किसी पेशेंट की डेथ होती है तो उसके फैमिली वालों पे क्या गुजरती है। तो इसलिए हम जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज रहते हैं, जब जिंदा रहते हैं, हमें कोशिश, अगर क्योंकि कोविड वार्ड में अलाउड नहीं है पेशेंट्स को और रिलेटिव्स को, जैसे पहले पेशेंट आईसीयू में भी रहता था तो हम रिलेटिव्स को आईसीयू में बुला के काउंसलिंग करते थे, देखिए आपका पेशेंट का ये है, हार्ट रेट इतना है, बीपी इतना है, हम दिखाते थे वेंटिलेटर पे कैसे है क्या है। लेकिन ये कोविड के कारण पेशेंट्स को दिखाना मुश्किल हो गया है, फिजिकली मिलना, बिकॉज हम नहीं चाहते हैं कि वो पेशेंट से और कोई दूसरे पेशेंट्स बढ़े, वी हैव टू ब्रेक द चेन। तो ये करने का रीजन यही है, ब्रेक द चेन। सो अगर कोई पेशेंट एक्सपायर भी होता है, उसकी बॉडी व्रैप करके दे रहे, लेकिन आपको मालूम है हम हिंदुओं में या कोई भी जाति के या रिलीजन के लोग हो, जब किसी की डेथ होती है तो वहां पे पब्लिक गैदरिंग होती ही है, क्योंकि लोग रिलेटिव्स दुख में शामिल होने आएंगे ही, ज्यादा लोगों का उठना बैठना होगा, और उसमें ये कम्युनिटी स्प्रेड का डर ज्यादा है। आप कितना भी गाइडलाइंस रखो, कितना भी स्ट्रिक्ट, आप आज स्ट्रीट पे, मैंने जैसे
पहले भी कहा, लोग मास्क जेब में रख के घूम रहे हैं, नीचे रख के घूम रहे हैं, कुछ लोग तो बिना मास्क के घूम रहे हैं, उनको लगता है कोविड कुछ नहीं है, इंक्लूडिंग शॉप। मतलब मैं जैसे कार में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि अभी मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे सब अपने जो भेलपुरी वाले हैं और ठेले हैं सब खुल गए हैं, होटल्स भी खुल गई है, लोग लाइन लगा के पार्सल ले रहे हैं। अभी तो भेलपुरी सैंडविच वालों के पास तो लोग वहीं खड़े रह के खा रहे हैं और सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रखी है। मतलब लोगों को कोई फिक्र ही नहीं है कि उनको कोविड हो सकता है। जब तक एक्चुअल में उनका कोई पेशेंट इसके थ्रू नहीं जाएगा, उनकी आंखें नहीं खुलती। सो ये रीजन है कि बॉडी हैंड ओवर नहीं करते हैं, बिकॉज ये बॉडी हैंड ओवर करने से पब्लिक गैदरिंग होगा और उससे, क्योंकि देखो जो आदमी एक्सपायर हुआ है उसके रिलेटिव्स में कोविड होने की संभावना होती है और हर कोई कोविड टेस्ट नहीं कराता है। करेक्ट। दूसरा एक और बताना चाहूंगा, जो इसमें एक और कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स रहते हैं जिसको हम मेडिकल टर्म में असिम्प्टोमेटिक कैरियर, मतलब क्या कि मुझे कोविड, मेरे अंदर कोविड है और मैं दूसरों को ट्रांसमिट भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझ में कोई सिम्टम नहीं है। मतलब मेरा सबसे पहला केस जो मेरे अंडर एडमिट हुआ, वो पेशेंट पैनक्रेटाइटिस, पैनक्रियास की बीमारी लेके आया था, क्रोमन पैनक्रेटाइटिस था, उसका एक्सरे नॉर्मल था, ऑक्सीजन लेवल ऑल थ्रू आउट नॉर्मल, उसको सर्दी खांसी जुकाम कुछ नहीं था, बट उसका कोविड पॉजिटिव आया, आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया। और तो ये पेशेंट उस कैटेगरी में बैठते हैं जिसे हम असिम्प्टोमेटिक कैरियर बोलते हैं। सो ये फेज 14-15 दिन का फेज रहता है। तो इसके लिए रिलेटिव्स अगर बॉडी क्रीमेट करने जाएंगे और उनमें से कोई असिम्प्टोमेटिक कैरियर होगा तो वो भी दूसरों को अननोइंगली ट्रांसमिट करेगा। तो वी हैव टू ब्रेक द चेन। ये चेन ब्रेकअप करने के लिए ही अभी भी आप देखेंगे जितनी भी पब्लिक प्लेसेस है अभी तक, जैसे कि जिम्स है जहाँ पे गैदरिंग या शादियां हैं, उसमें भी लिमिटेशंस है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया बनाए हैं कि ये सोशल डिस्टेंसिंग और ये स्ट्रिक्टली फॉलो हो, और इसके लिए बॉडी नहीं देते हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज और लास्ट में बस आपसे पूछना चाहूंगी, क्या कुछ ऐसी मेडिसिन या ऐसे कुछ सिरप या इस तरह की चीजें ली जा सकती हैं जिससे इस वायरस से बचा जा सके, जैसे कि आयुर्वेद में हम लोग काढ़ा और ये सब चीजें ले रहे हैं? जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा, ये वायरस से बचने के सिर्फ 3 उपाय, 3 आपके पास पहलू है। एक, सबसे पहले मास्क पहनिए। नंबर 2, हैंड वॉश कीजिए या सैनिटाइज कीजिए हैंड्स को। घर पे आपको सैनिटाइजर की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप सिंपल कोई भी नॉर्मल सोप या लिक्विड हैंड वॉश से आप हैंड धो सकते हैं। और घर पे आप अगर है और घर पे आपके कोई इन्फेक्टेड नहीं है तो आपको बार बार घर को सैनिटाइज करने की या हाथ धोने की जरूरत नहीं है। सो पैनिक नहीं है। और नंबर 3, सोशल डिस्टेंसिंग। तो जब आप बाहर जा रहे हैं तो आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें। इसके अलावा देयर इज नथिंग दैट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोरोना, नथिंग। इम्यूनिटी आपकी अच्छी रखे डेफिनेटली, उसके लिए मैंने बोला विटामिन सी है, जिंक है, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, ये सब कीजिए आप, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो टचवुड अगर आपको नहीं हो बट कोविड हो भी गया तो आपकी बॉडी इसको फाइट करने में आपकी हेल्प करेगी और हो सकता है आपको माइल्ड डिजीज हो जाए, सीवियर नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताई कि जहाँ थोड़ा सा भी अगर आपको एक भी सिम्टम आता है तो सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, डरिए मत। और जो जैसा आपने कहा और जैसा अब मुझे आपकी बातों से लगता है कि कोविड बढ़ भी इसके लिए जाता है कि हम डर से अपने टेस्ट नहीं कराते, डर से हम डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते। लेकिन जैसे आपने कहा कि डरिए मत। हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट, इग्नोरेंस, पब्लिक पीपल आर इग्नोरेंट। उनको आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, इतना पेपर में आ रहा है, टीवी में आ रहा है, फिर भी उनको लगता है कि ये एक अफवाह है, मिथ है। प्लीज अपनी आंखें खोलिए, हॉस्पिटल में आके देखिए, लोग मर रहे हैं, कभी कभी हेल्दी यंग लोग। इसका एक रीजन ये भी है बिकॉज दे आर सीकिंग लेट मेडिकल एडवाइस। वही जो मैंने बोला, हाइपोक्सिया, पहले 7 दिन में कुछ तकलीफ नहीं होती तो उनको लगता है कि सब अच्छा है। 7 से 14 दिन बीमारी के इम्पोर्टेंट है, उसमें आप ध्यान रखिए, ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर कीजिए अगर आपको सिम्टम्स है, ये बहुत जरूरी है।
लेकिन डॉक्टर साहब क्या हम तुरंत ही अगर करा लेते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल किसी को लग रहा है वीकनेस हो रही है और कोई सिम्टम नहीं, सर जस्ट वीकनेस हो रही है, और ऐसे में वो अपना टेस्ट कराते हैं, तो रिपोर्ट्स उनकी प्रॉपर आते हैं क्या? क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जल्दी कराने से रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है, फिर बाद में कराते हैं तो पॉजिटिव आ जाती है। नहीं, इसमें 2-3 चीजें हैं। सी ये जो कॉमनली हम टेस्ट करते हैं वो नोज और माउथ से हम स्वैब लेते हैं, बिकॉज ये सब, वायरस हाँ। यहाँ पे ज्यादा पाया जाता है। हम्म, सो टेस्ट का नाम है आरटीपीसी, हम्म, जो कॉमन टेस्ट है। ये हम्म, बहुत ही सेंसिटिव स्पेसिफिक टेस्ट है और सेंसिटिव है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि इसका जो सेंसिटिविटी हम बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, वो 70% है। मतलब क्या कि अगर मैंने 100 पॉजिटिव पेशेंट्स को टेस्ट किया, हम्म, वो 100 पॉजिटिव कंफर्म पॉजिटिव है, मतलब उनको है हम्म, कोविड, हम्म, फिर भी उनमें से 20 या 30 पेशेंट्स का फर्स्ट थ्रोट स्वैब नेगेटिव आ सकता है, ओ, जिसे हम फॉल्स नेगेटिव बोलते हैं। हम्म, इसके रीजंस बहुत सारे हैं। टेक्निक प्रॉपर होना चाहिए, कभी कभी पेशेंट्स नाक में डालते हैं, हिल जाते हैं, कॉपरेट नहीं हम्म, करते हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। ट्रांसपोर्टिंग, अगर ट्रांसपोर्टिंग में लेट हो गया, हम्म, प्रोसेसिंग में लेट हो गया, तो देर आर मल्टीपल चांसेस ऑफ एरर्स। बट अदरवाइज ये बहुत स्पेसिफिक टेस्ट है। अगर ये पॉजिटिव है मतलब आपको कोविड है। हम्म, नंबर 2, सो इसके लिए जो टाइमिंग ऑफ टेस्टिंग है, वो हम बोलते हैं कि अगर आपको बुखार आया तो आप दूसरे या तीसरे दिन टेस्ट कराओ, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी आपका पॉजिटिव आना ही है। हम्म, अगर नेगेटिव भी आता है तो भी आप खुद को 5-7 दिन आइसोलेशन में रखिए, डॉक्टर की निगरानी में रहिए, क्योंकि इसके इनडायरेक्ट मार्कर्स है, जैसे मैंने कहा ब्लड टेस्ट है कुछ, जैसे कि हम्म, सीआरपी, डी डाइमर, हम्म, फेरिटिन, एलडीएच, हम्म, ये सब इंफ्लेमेटरी मार्कर्स है, ये भी कोविड हम्म, में बढ़ते हैं। फिर जो डब्ल्यूबीसी हमारे व्हाइट सेल्स रहते हैं, हाँ, हाँ, उनमें एक लिम्फोसाइट टाइप का एक सेल रहता है, उसकी मात्रा घट जाती है, लिम्फोपीनिया होता है, लिम्फोसाइट्स कम हो जाते हैं। तो हम्म, अगर सीबीसी ब्लड टेस्ट में हमको लिम्फोसाइट्स भी कम दिखते हैं, वो भी कोविड की तरफ इशारा करता है। ऐसा नहीं है कि लिम्फोसाइट्स कम है आपको कोविड ही है, बट इशारा, ये इनडायरेक्ट मार्कर्स है। नंबर 3, अगर हम पेशेंट्स को अगर अगर कोविड फर्स्ट टेस्ट नेगेटिव आता है और हम्म, हमको स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि ये कोविड ही है और कुछ नहीं है, तो हम पेशेंट का सीटी स्कैन भी करा सकते हैं चेस्ट का। सीटी स्कैन काफी सेंसिटिव है कोविड को पिकअप करने में, और बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आपको कोविड है और आपका सीटी स्कैन एकदम नॉर्मल है। हम्म, 5% 10% आपको इन्वॉल्वमेंट मिल ही जाता है, विच इज वेरी स्पेसिफिक टू कोविड। इसके भी गाइडलाइंस है, इंटरनेशनली लेड डाउन गाइडलाइंस है। ऐसे नहीं कि फिल्म देख के कोविड लेबल करते हैं, उसकी हम्म, स्कोरिंग सिस्टम है। तो वो सब, इट इज ऑल मेडिकल साइंस। एंड अगर रेडियोलॉजिस्ट अच्छा है, उसने कॉन्फिडेंटली बोल दिया कि सर सीटी पे कोविड है, तो हम्म, आपको कोविड ही है। मेरे पास पेशेंट्स काफी सारे ऐसे भी रह चुके हैं जिनका थर्ड या फोर्थ टेस्ट पॉजिटिव आया है, ओ, थर्ड या फोर्थ टेस्ट। सो रिलेटिव्स को समझाना, अरे सर सेकंड टेस्ट भी नेगेटिव, आप क्या बोल रहे हैं कोविड है, उनको तो हम्म, कोविड है नहीं, 2 टेस्ट नेगेटिव है, तो समझाना बहुत डिफिकल्ट पड़ जाता है। बट रिलेटिव्स का ट्रस्ट अगर आप पे हो, आप पे विश्वास करते हैं, तो जनरली प्रॉब्लम नहीं आता है। एंड कोई भी ट्रीटिंग डॉक्टर नॉलेजेबल है तो वो आपको गलत राह पे नहीं देगा। हम्म। इनडायरेक्ट एविडेंसेस है जिससे आप बोल सकते हैं कि ये कोविड है, जैसे कि मैंने बोला सीटी स्कैन और ये ब्लड टेस्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने एक अच्छा इंसाइट दिया कि प्रिकॉशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, कि आप यस, जितना प्रिकॉशन ले सकते हैं उतना बेटर है, और जितना भी कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जरूर पहनिए और उनको फॉलो कीजिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना बिजी शेड्यूल में आपने हम सारी जनता को मैसेज देने के लिए आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच। नारायण नारायण। मैं भी सब आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये जनता सुनने वाली है, थोड़ा सा सीरियसनेस हो जाए। इसमें कॉमन सेंस है, आप प्रोटेक्शन लीजिए, खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, दूसरों को प्रोटेक्ट कीजिए। बाकी कोविड से डरने की जरूरत नहीं है, इट इज अ ट्रीटेबल कंडीशन, इससे कोई डर मत रखिए। कोविड एक कोई अछूत बीमारी नहीं है, हम्म, इससे डरिए मत, बट प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन बहुत जरूरी थैंक यू है। सो मच धन्यवाद। डॉक्टर साहब, थैंक यू, थैंक नमस्ते। यू। दोस्तों, हमारे इस एपिसोड को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू थर्ड डायमेंशन।
कमेंट सेक्शन में हमें अपने विचार ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ।